हम्म, अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बताओ। और बबल्स, कैंडल स्टिक्स, ठीक है, कैंडल स्टिक का क्लास तुम नहीं किया था? किया था ना। अभी तक कौन कौन किसका किसका अकाउंट खुल गया है ये बताओ, ठीक है। कौन कौन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। हम ये बात अभी हम 2 क्लास तक 3 क्लास 2 हफ्ता तक हम रेगुलर बोलेंगे। प्रैक्टिस करके मेरे को भेजो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोर्स चलते रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बाद में बुरा फंस जाएगा। हम सही बात बता रहे हैं, अभी जो लड़का नेग्लिजेंस लेता है क्लास में, बाद में उसी का पैसा बनता नहीं है, फिर वो सीरियस हो जाता है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि बाद में तुम्हारा पैसा बने और यू लर्न इट इन अ हार्ड वे, कि पैसा नहीं बन रहा है और तुम उसके बाद आके मेरे को बोल रहा है सर नहीं बन रहा है, हम फिर से क्या आपका क्लास कर ले या ऐसा कर ले। हम नहीं चाहते। जब तुम लोग 3 महीना अपना इन्वेस्ट कर रहा है तो सीख के ही अच्छा से जाओ, उसके बाद जो कोर्स के बाहर का जो प्रॉब्लम है वो हम टैकल करेगा, राइट। अब आज का क्लास में हम थोड़ा चार्ट्स के बारे में डिस्कशन कम करेगा, मतलब नहीं करेंगे ऑलमोस्ट। हम कुछ ऐसा डिस्कस करेगा जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग का जानना एज अ नॉट ओनली एज अ कॉमर्स और फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइंस का स्टूडेंट आज का क्लास तक छोड़ दे। फाइनेंस नॉट ओनली एज अ फाइनेंस स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर। देखो, हम तुम लोग को चार्ट पढ़ना सिखाया, ठीक है, तुम लोग चार्ट्स पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है अच्छे से। नाउ द थिंग इज़ कि तुम लोग बोले सर आउटसाइड द चार्ट हमें क्यों सीखना चाहिए कुछ, लाइक वर्ल्ड में जो हो रहा है वो हमें क्यों जानना चाहिए, इसका क्या ज़रूरत है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरत है भी और नहीं भी। तुम अगर चार्ट इंटरप्रेट कर ले रहे हो तो ऑलमोस्ट तुम सब समझ जा रहा है। बट हाँ, अगर तुम वर्ल्ड का बारे में जान रहा है कि कैसे इकोनॉमी काम करता है, कैसे कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तब तुमको समझ में आएगा कि देयर इज़ अ चांस कि तुम्हारा क्या होगा। जब तुम ट्रेड लेगा ना तो तुमको एक रीज़न पता होगा कि आज मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और जब रीज़न हम लोग को पता रहता है तो क्या होता है, एक तसल्ली मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन कि मेरे को पता है कि आज मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। येस और नो, पक्का। अब आते हैं, तुम लोगों को पता है अभी डॉलर का भाव क्या चल रहा है? 95, राइट। डॉलर क्या ऊपर जाने से मतलब अगर इंडियन रुपी 95, 96, 97, 98 गया, ये अच्छा बात है या ख़राब बात है? ख़राब बात है। क्यों ख़राब बात है? इंडिया का वैल्यू कम है। इंडिया का वैल्यू कम है। और किसको क्या लगता है क्या होगा? सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हम लोग को वेरी गुड, सही पकड़ा, महंगा पड़ जाएगा। हम एक पूरा कोरिलेशन करके तुम लोग को दिखा रहा है कि अगर डॉलर का प्राइस बढ़ता है, कहाँ था? 10 रुपये दे 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 दे। हाँ हाँ कर, अभी कर, आपको फ्रीज दूंगा उससे कहा। भाग इधर से, जल्दी बैठ। इधर नहीं राजदीप, एक काम कर, वो सर अंकित के कोने में बैठ जा। यहाँ यार, यहाँ भी तेरा सर दिख रहा है राजदीप, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, सर दिख रहा है। उस कोने में बैठ जा, अंकित इसको घुसा दे, ठीक है, सही है। चलो, तो डॉलर का भाव बढ़ने से क्या होगा? अभी $1 कितना है? 96, राइट। 95, 96। अब देखो, हम तुम लोग को पूरा दिखा रहा है कि डॉलर किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सपोज़ करो 1 साल पहले लाइक 2025 में $1 का भाव था 80 रुपीज़। कितना था? 80, ठीक है। मार्केट को कौन बनाता है? इंस्टीट्यूशन लोग। कौन होता है? जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, ज़्यादातर वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ही रहते हैं जो मार्केट में पैसा डाल के इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आया? ज़्यादातर फॉरेन इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो मार्केट में पैसा डाल के इन्वेस्ट करते हैं, राइट। अब सोचो, तुम लोग अपने आप को इमेजिन करो कि तुम लोग एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो इंडियन मार्केट में पैसा डालने वाला है, राइट। तो तुम लोग क्या बोला कि हम
छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं ताकि मैथमेटिकली सबके लिए ईजी हो। तुम बोला कि सर तुम एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तुम 8,000 रुपया आज के मार्केट में डाला, ठीक है, मतलब 8,000 रुपया का इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदा, राइट। अब तुम 8,000 रुपया डालेगा तो उसको तो सबसे पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो 8,000 रुपया को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कितना हो रहा है 2025 के भाव में? $100। वेरी गुड, समझ आ रहा है सबको? मतलब तुम डॉलर के हिसाब से कितना रुपया इन्वेस्ट किया? $100। अब ये 8,000 रुपया 2025 में तुम डाला था, ये तुम्हारा पैसा बढ़ के 2026 में करीबन 1 साल के बाद ये रिटर्न हो गया 10,000 रुपीज़। क्या अच्छा रिटर्न है? हाँ, अच्छा रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। 10,000 रुपीज़ हो गया। तुम क्या खुश होगा ये रिटर्न देख के? डेफिनेटली यार, 8,000 रुपया डाला, अभी तो छोटा अमाउंट लग रहा है तो तुम लोग थोड़ा ये कर रहा है, बट यही अगर 8,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ में कन्वर्ट हो रहा है तो खुश होगा, राइट। तो FII ऐसा FII तुम लोग खुश है। बट एक चीज़ हो रखा है इकोनॉमी में। क्या हो रखा है ये कि कब का हम बात कर रहे थे, अभी क्या चल रहा है? 2026 में $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तुम बोलेगा सर सच में 100 हो गया, हम कैलकुलेशन इजी रहे बोल के हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। $1 100 रुपीज़ हो गया, राइट। अब तुम लोग बोलेगा सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ये क्या हो रहा है, अब जब ये पैसा विड्रॉ करेगा मार्केट से, सबसे पहला तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, पैसा अगर विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ किस वैल्यू में करेगा, रुपी में कि डॉलर में? किसको किसको लग रहा है रुपी में करेगा? हम अगर अपना पैसा विड्रॉ करें, हाँ, हम डॉलर में करेंगे। तुम तो बाहर बैठा है ना, तुम तो फॉरेन में बैठा है, तो तुम किस में विड्रॉ करेगा? किसको किसको लग रहा है रुपी में करेगा? रुपी में नहीं होगा, क्योंकि तुम तो बाहर बैठा है यार, तो डॉलर में। अब ये गया डॉलर में विड्रॉ करने, रिटर्न तो अच्छा आया था, डॉलर का भाव अभी $1 इज इक्वल टू कितना है? 100। अब ये 2026 में विड्रॉ करने गया तो 10,000 डिवाइड बाई 100 करेगा, राइट। कितना डॉलर हो रहा है? ये इन्वेस्ट कितना किया था 2025 में? 100 $100। रिटर्न कितना आया? मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0। मज़े का बात देखो, इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ गया बट इसका प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्या FII जब डॉलर इंक्रीज होगा तो FII क्या इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? तो जब भी डॉलर इंक्रीज होता है FII पता है क्या करता है? पैसा उठा के दूसरा जगह लगाना शुरू करता है, जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है। और तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना, जब से डॉलर देखना 2024 से जब रूपी कमज़ोर पड़ रहा है और डॉलर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तब से मार्केट बहुत उथल पुथल रहा है। अगर तुम लोग कोई 2024 से इन्वेस्ट कर रहा है तुम लोग समझेगा, ये एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। अब तुम बोलेगा सर इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो FII मेन रीज़न है, पैसा उठा रहा है, राइट। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है सर? देखो, तुम लोगों को क्या लगता है इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है? इंपोर्ट। इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर, ठीक है। बल्कि ये बहुत शर्म की बात है कि बीइंग अ कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल, हम लोग फिर भी हम लोग नेट इम्पोर्टर है, बल्कि हम लोग को एक्सपोर्टर होना चाहिए था। और सबसे मज़ा का बात है, बीच में याद है मेड इन इंडिया स्कीम निकला था, उसमें पता है आधा से ज़्यादा कंपनीज लोग बोला था हम लोग इंडिया में सामान मंगवाएंगे, हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। उसमें से 90% ऑफ द कंपनीज़ ये लोग क्या किया था, इंडिया से सामान मैन्युफैक्चर नहीं करा था, चाइना से सामान मंगवा के इंडिया में असेंबल करके मेड इन इंडिया का टैग लगा दे रहा था। आज भी, हाँ आज भी हम तुम्हारा 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से होता है। 90% तो हम कम, वो 99% होना चाहिए, चाइना से आता है। तुम हर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखा ही रहेगा, होना ही है। तो ये बहुत सही बात नहीं है। हम लोग को मैन्युफैक्चरर बनना चाहिए, बट उसके पहले वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को मेकर माइंडसेट में जाना चाहिए।
बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग का स्कूल कॉलेजेस ये सब तो सिखाता नहीं है कुछ बनाने का। हम लोग का स्कूल कॉलेजेस तो इसीलिए तैयार कर रहे हैं ना कि लोड फैक्ट्री की तरह हम लोग जाए और जॉब में घुस जाए। जॉब इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एक वो माइंडसेट भी रखना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग मेकर बनेंगे, समझा। तो इधर क्या हो रहा है, ये तो FIIs का रोल है कि जिस तरीके से डॉलर अगर बढ़ता है तो कि मतलब FIIs क्या होगा, पैसा विड्रॉ कर लेगा, बोलेगा नहीं भाई अगर डॉलर बढ़ रहा है और मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है फिर भी तो हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद क्या करेगा, अब दिखा रहे हैं कि ये कंपनीज़ में कैसे इम्पैक्ट होता है, डॉलर बढ़ता है। सपोज़ करो तुम एक कंपनी है जो पहले इंपोर्ट करता था। अब तुम लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, तुम लोग विदेश में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेगा तुमको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर टर्म में। डॉलर इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हाँ बोल। ब्रिक्स लोग अभी तक करेंसी में नहीं आया है, नहीं, वो लोग आप कॉमन करेंसी बनाने का कोशिश कर रहा है बट अभी तक नहीं बना पाया है, ठीक है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये लोग मिलके और साउथ कोरिया शायद, ये लोग, हाँ ये लोग मिलके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो लोग बोल रहा है कि हम लोग ट्रेड करेंगे बट हम लोग डॉलर्स में नहीं ट्रेड करेंगे, हम लोग अपना एक करेंसी बनाएंगे, कॉमन करेंसी, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी तक वो लोग मतलब आया नहीं है, बट अगर देखो US को ऐसे दबाना मतलब ईजी नहीं है, और इंडिया तो मतलब इंडिया के हाथ पे नहीं है अकेले, बहुत बड़ा गेम खेलना पड़ेगा इसके लिए, वो लोग कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी है, सपोज़ करो तुम एक कंपनी है जो इंपोर्ट करता है सामान, ठीक है। कोई इधर बाहर से किसी का घर में कोई गुड्स वुड्स आता है चाइना वाइना से या US से या कहीं से भी, किसी का नहीं आता है, हम लोग बता रहे हैं। अब तुम लोग इधर FII की तरह नहीं सोचना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको इधर लिख दो। इधर देखना, तुमको कंपनी इंडियन कंपनी के रूप में सोचना है, ठीक है, अपने आप को इंडियन कंपनी सोचो। तुम लोग अब इंपोर्ट कर रहा है, राइट, इंपोर्ट किया सामान, पहले डॉलर का वैल्यू 2025 में क्या था, 80, अब डॉलर का वैल्यू क्या है, 100, तो तुम्हारा इंपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा या कमेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो चीज़ 80 में मिल रहा था वो चीज़ 100 में मिल रहा है। तो हम अगर बोल रहे हैं अगर हम कोई भी ऐसा कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट राइज हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट। अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो गिरेगा ना, यस और नो, प्रॉफिट भी गिरेगा। बट कंपनी क्या अपना प्रॉफिट गिरा देगा, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कंपनी किस में मारेगा, अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो कस्टमर में, वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा अपने सामान का। और जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो अल्टीमेटली तुमको नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, हाँ। तो इससे हम लोग को एक और चीज़ क्या पता चल रहा है कि अगर डॉलर कुछ इधर उधर होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में भी पड़ता है, येस और नो, समझ में आया, कोई क्या रॉकेट साइंस था, सिंपल था। ये दो मेजर फैक्टर्स के वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है जब डॉलर ऊपर नीचे होता है, समझ में आया। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और एक अनाउंसमेंट कर दिए, ठीक है। किसी को पता है क्या अनाउंसमेंट हुआ था, सोना मत खरीदो, और एक अनाउंसमेंट है गाड़ी मत चलाओ, नहीं मतलब ऑयल बचाओ, ठीक है, गाड़ी मत चलाओ ऐसा नहीं होगा, ऑयल बचाओ, ठीक है। क्यों बोले मोदी जी, क्यों बोल रहे थे, देखो हम तुमको बता रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से सोचना। सपोज़ करो कि तुम लोग का मंथली इनकम घर में 1 लाख रुपया है, ठीक है, सडनली चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई, तो तुम जैसे जीवन जी रहा था अपना वैसे ही जिएगा क्या, कुछ तो चेंजेस लाएगा ना, मतलब सेविंग्स मोड में आ जाएगा। देश का भी वही हालत हो गया है, देश का क्या हालत है कि देश अभी सेविंग्स मोड में, क्यों, सबसे पहला बात है कि मोदी जी क्या बोले, गोल्ड नहीं खरीदने और ऑयल बचाने के लिए। ऑयल का हम समझा दे रहे हैं, अभी ईरान और US में वॉर चल रहा है, इंडिया खतरनाक कंट्री है, तुमको पता ही है, क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड और ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो पेमेंट किस में देगा, डॉलर्स में, डॉलर का हालत ऐसे ही ख़राब है,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है इनडायरेक्टली कि ऑयल का अगर प्राइस बढ़ा दिया कोई कंट्री तो उधर तो ऑयल का प्राइस भी बढ़ा, डॉलर का भी हालत ख़राब है, तो इंडिया में मतलब बम्बू होगा, राइट। सिंपल बात है। ऑयल का तो तुम लोग को समझ में आ गया। हम फिर से बता दे रहे हैं, ऑयल अगर महंगा होता है तो क्या होता है, पेट्रोल का प्राइसेस महंगा होगा, ठीक है। पेट्रोल का प्राइसेस महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, अगर कॉस्ट हर चीज़ का बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बोलो, किसको नहीं समझ में आया? इजी है। अब हमको बताओ गोल्ड क्यों, वाई गोल्ड, एक साल क्यों मना किया गोल्ड खरीदने के लिए? इतना रिजर्व करना तो प्राइस हार्ड चल रहा है। प्राइस गोल्ड का क्या होगा किसी को नहीं पता। नहीं, क्या लगता है क्यों होगा गोल्ड? दविंदर क्या लगता है? सर क्योंकि अगर खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। नहीं, तब तो अच्छी बात है ना। ऑयल से डॉलर में खरीदते हाँ, वो भी सही बात है, तुम अच्छा दिमाग लगाया। क्या होगा बताओ? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या खुद से बनाते हैं, मतलब खुद से खुदाई करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, राइट। अब देखो एक चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करो उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई मशीन लाता है अपने घर में, अब तुम मशीन इंपोर्ट किया, चलो ठीक है, डॉलर पहले 80 था, अब 100 में तुम मंगाया, ठीक है, दाम बढ़ा मशीन का, बट वो मशीन लाके तुम उससे प्रोडक्शन शुरू कर सकता है ना अपने घर में। तुम एम्प्लॉयमेंट देगा, किसी कारीगर को रखेगा मशीन में, उस मशीन से प्रोडक्ट बनाएगा, बेचेगा, तो ये ऐसे इकोनॉमिक वैल्यू एक बन रहा है मशीन का। क्या गोल्ड का इकोनॉमिक वैल्यू है? गोल्ड किस लिए यूज़ करते हैं? ज्वेलरी, घर में रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट, वो सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गया, इसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं है ना। और तुम लोगों को मज़े की बात बता रहे, इंडिया एज ऑफ नाउ 72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट करता है, बिलियन डॉलर। और ये चीज़ याद रखना, इसका पेमेंट कौन टर्म में कर रहा है? ये डॉलर टर्म में। समझ में आया? अब किसी चीज़ का जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है और तुम उसको ख़रीद के सिर्फ जमाने पर्पज़ के लिए रख रहे हो, तब क्या हो रहा है सीन? वो तो सही नहीं बैठ रहा है ना। तो इसीलिए ये जो लड़का बोलने का कोशिश कर रहा था, फ कर रहा था ना, फॉरेक्स रिज़र्व, ठीक है, फॉरेक्स रिज़र्व इंडिया का हिल रहा है। अब तुम बोलेगा सर फॉरेक्स रिज़र्व क्या है? आम भाषा में बोले, जो तुम लोग अपना घर पे इमरजेंसी फ़ंड रखता है, वैसे ही इंडिया भी एक इमरजेंसी फ़ंड रखता है। कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाए उसके लिए यूज़ करने के लिए। समझ में आया? अब इंडिया को फॉरेक्स जो रिज़र्व है ये, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से आपातकालीन सिचुएशन है, अब इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके वजह से मोदी जी ने फ्लैग किया कि भाई एक साल थोड़ा सा मतलब आप लोग सही से रखिए। बोल। तो ज्वेलर्स का क्या होगा? लॉस लेना पड़ेगा, सहना पड़ेगा भाई एक साल, देश का बात है, ठीक है, देश का बात है। और जैसे ही मोदी जी अनाउंस किए थे, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी चंद्रा, ये सब एकदम स्टॉक गिरा था। अब समझ में आया मोदी जी का अनाउंसमेंट का पीछे कारण क्या है? तुम लोग अगर देखो सारा चीज़ का, अगर तुम लोग समरी देखेगा ना, तो एक ही चीज़ है, इसके पीछे एक ही चीज़ है जिसका है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के वजह से ही पूरा गेम बिगड़ रहा है, राइट। और इसी चीज़ को हर कंट्री बचाने चाह रहा है। समझ में आया? किसको किसको डाउट है पूछो। किसी को डाउट है? ये जो हम बोला ना, तुम लोग को एक इकोनॉमिक्स का समरी मिल गया कि क्यों डॉलर वैल्यू से ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो क्यों मार्केट इधर उधर हो जाता है, डॉलर से क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में, एवरीथिंग। समझा? इसको लिख लो तुम लोग, इसको लिख लो, अपने भाषा में समझा के लिख लो। क्या? हाँ बट डॉलर्स है ना बाबू, तो इंपोर्ट तो तुम करना छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ? ओके, तो अंदर बैठो।
ठीक है, बंद कर दो इसको। दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। जल्दी लिखो। अच्छा, किसी को भी समझा देगा ना जाके? हाँ, ये जो डॉलर्स ये क्यों गिर रहा है? हाँ पक्का? इससे बता। हाँ हाँ, बता दे रहा है। अरे देखो सिंपल है, पहले 2025 में $1 का भाव 80 रुपया था। अब तुम FII है, ठीक है, तुम 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो डॉलर टर्म में ही पे करेगा ना। तो 8,000 डिवाइड बाई 80 अगर करते हैं तो ये $100 का तुम इन्वेस्टमेंट किया, राइट। $100 का इन्वेस्टमेंट किया। अब क्या हुआ, ये 8,000 से 10,000 में कन्वर्ट हो गया, मतलब तुम्हारा स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। तब तो ये तो अच्छी बात है, स्टॉक का प्राइस इधर बढ़ा। यहाँ पे डॉलर बट का तुम इतना विड्रॉ भी करेगा तो अगर इन्वेस्टमेंट डॉलर टर्म्स में किया तो विड्रॉ भी तो डॉलर टर्म्स में ही करेगा। और डॉलर टर्म्स में जब तुम विड्रॉ करने गया तब डॉलर का प्राइस $1 100 रुपया हो गया, जिसके वजह से 2020 से तुम जब विड्रॉ करने गया तो फिर भी तुम इन्वेस्ट किया था $100 और विड्रॉ भी किया $100, तब तुम एज अ FII क्या पैसा डालेगा इधर? बस यही है, और वो जो बाद में बोले ना इन्फ्लेशन वाला होगा। मज़ा आ गया है। सिंपल बात है, कंपनी है, इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स में पे करेगा। पहले तुम किसी चीज़ को इंपोर्ट करता था तो 80 रुपीज़ में करता था, अब 100 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ रहा है। कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट गिरेगा, प्राइस बढ़े तो तुम इनडायरेक्टली क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा। और चीज़ों का अगर दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन फाइनेंस का स्टूडेंट हो, ठीक है, समझ के रखो कि हर चीज़ का समझ रखो। अब से अपने आप को सिर्फ ये मत बोलना कि हम स्टॉक मार्केट आता है, बोलना है हम फाइनेंस गाय। हाँ, कल स्कूल का मैम तो यही बोले, हाँ हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं, मैम ऐसा ऐसा है। बोले हाँ बहुत अच्छा स्कोप है, मेरा एक स्टूडेंट वो भी मनी मैनेजर ही है। अभी मनी मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आज हम टोटल 3 चीज़ के बारे में बात करेगा, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से जल्दी लिखो यार। मुझे लास्ट में पिछला क्लास का समरी दीजिए। हाँ, लास्ट में तुमको क्लास ही मिल जाएगा, समझ ही क्या कर रहा है, तो मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट है, तुमको समरी ही मिल जाएगा। तुमको पूरा क्लास मिलेगा। यूट्यूब पर घर में तो आके हम नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हरामखोर कांड भी करेगा, घर में आके पढ़ाएंगे। हाँ वो ठीक है, होने दो, आदमी भी जाने कि मेरा स्टूडेंट कैसा है। चेहरा नहीं देखेगा। हाँ, चेहरा नहीं देखेगा। फ़ोटो लगा देंगे ना। हमको अपना एडिटर के ऊपर भरोसा है। हाँ, काट देगा ना, सारा पूरा डाल दिया तो केस हो जाएगा। समझ गया, आगे बढ़े। चलो टाइम है। अच्छा समझ गया, किसी को कोई भी दिक्कत है? अरे उंगली मल, किसी को कोई भी दिक्कत है? समझ में आया? ठीक है, समझा देगा ना, इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व क्या? बोला ना इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी। हाँ इमरजेंसी, जैसे तुम लोग अपना घर में पूंजी रखते हैं ना कि बाई चांस अगर कोई आपदा आ गया तो ये फंड यूज़ किया जाएगा, वैसे इंडिया भी रखता है। चलो ठीक है। अब फाइनेंस में हम लोग पिछला दिन बबल्स के बारे में बात किया था, ठीक है। एक अच्छा खासा स्कैम चलता है जो आज भी चलता है, बहुत कॉमन है, ठीक है, और तुम लोग इसके बारे में जानता भी है।
और जब तुम लोग मनी मैनेजर बनेगा ना, तो तुम लोग का हाथ में भी ये स्कैम करने का मौका आएगा। तो क्या आप लोग स्कैम करेंगे? हाँ, उम्मीद ही यही था, उम्मीद ही यही था। ठीक है, हाँ हाँ कर रहा है दोनों, उम्मीद ही था करेगा। हाँ ठीक है, उस स्कीम का नाम है, वो स्कीम है जो स्कैम में बदल जाता है, स्कीम का नाम है किसी को पता है इसके बारे में? हाँ, अब हम जब समझाएंगे तुम सबको पता है इसके बारे में, देगा मैजिक। पॉन्जी स्कीम क्या है कि तुम पुराना इन्वेस्टर लोग को जो पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट तुम नया इन्वेस्टर से लेके कर रहा है। समझा? समझ में आया? सुना है? हाँ, स्कीम ही स्कैम है। मैं अपना पैसा नहीं डालते, दूसरा का पैसा उसी का जेब में जाए। मतलब सपोज करो, क्या नाम है तेरा? विकास, ठीक है? हाँ विकास, दलाल नहीं दल्ला है तुम, ठीक है? विकास आया, बोला कि मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम क्या है कि तुम लोग अगर मेरे को 10,000 रुपया देगा, हम तुमको 3 महीने में 15,000 करके देगा। ठीक है? तुम लोग बोला विकास ऐसा क्या कर दिया भाई? विकास बोला कि भाई हम ये बात किसी को बताएंगे नहीं, बहुत ख़तरनाक काम है, बट कोई हम इलीगल काम नहीं कर रहे, सही काम है। ठीक है, तो तुम लोग जैसे भी सोचा कि चल भाई पुराना दोस्त है, साथ में पढ़े लिखे हैं, दे देते हैं। तो इधर दविंदर, धर्मवीर और सत्या, ठीक है, ये लोग क्या हुआ, पैसा दे दिया। कितना देगा इसको? ये कितना प्रॉमिस किया था? 15,000 देने का, राइट? दिया। कितना दिन में बोला? 3 महीना। अब विकास ये सेम, अब देखो दविंदर, धर्मवीर और सत्या ये लोग मार्केट का बहुत बड़ा आदमी है। विकास ये सेम चीज़ अब दूसरा को बोल रहा है कि भाई 10,000 रुपया दो, ठीक है? कोई ए हुआ, बी हुआ, सी, डी ऐसे करके, ठीक है? इनको बोल रहा है 10,000 रुपया दो, हम तुमको 3 महीने बाद 14,000 देंगे। इन लोगों को कितना दे रहा था? 15। वो लोगों को कितना दे रहा है? 14। कितना का गैप है? अब तुम लोग पता चले 1,000 क्यों गैप है। ये इन लोग से 10,000 ले लेके ये लोग को पेमेंट कर रहा है, ठीक है? मतलब जो 10,000 डी ए बी सी डी से लिया ना, इससे लेके तुम लोग को पेमेंट किया है 15,000। क्या तुम लोग खुश होगा? तुम लोग को पता भी नहीं है पैसा कहाँ से ला रहा है, बट तुम लोग को रिटर्न तो मिल रहा है ना, और रिटर्न मिलने से खुश है, तो तुम लोग क्या करेगा? इसका प्रचार करेगा, राइट? प्रचार करते रहेगा ना कि भाई विकास नाम का आदमी, अरे बाप रे बाप, ऋषि सर का स्टूडेंट, ऐसा हम लोग भी फाइनेंस पढ़े थे, बट ऋषि सर तो इसको लग रहा है अलग से ट्यूशन दे दिया है, गजब ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न मार दिया है भाई। अब विकास भी हो गया एकदम न्यूज़ में, बोला कि बिहार का ये प्लॉट देख रहे हैं, मेरा है, ये देख रहे हैं, मेरा है, बोला वो जो देख रहे हैं लाइन, मेरा है, सब मेरा है, ठीक है? अब विकास का नाम होने लग गया। और ये क्या हो रहा है, ऐसे ही ये EFGH ऐसे वाले लोग को ऐसे ही करते जा रहा है, ये फैलाते जा रहा है अपना। इसी को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। मतलब नया इन्वेस्टर से पैसा लेके पुराना इन्वेस्टर को पे कर रहा है, राइट? हम बता रहे हैं, ठीक है? पता समझ में आया? समझ में आया? ये जो 10K 14K का गेम समझ में आया कि क्यों हम लोग तुम लोग को 14K क्यों ऑफर कर रहा है? इसके बाद वाला लोग को ना ये 12K ऑफर करेगा। क्या हो गया भाई? ये लोग को 12K ऑफर करेगा, ठीक है? समझ आया? यस और नो? ये जो गैप बच रहा है ये इसका पैसा हो रहा है, और ये ऐसे ही गेम चला रहा है। हम ईयर भूल गया, ठीक है? कुछ साल पहले एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम था बर्नी मैडॉफ, ठीक है? बर्नी मैडॉफ एक फंड मैनेजर था। अच्छा, ये NSE का इंडेक्स क्या है? अरे झाड़ियों पढ़ाए है, NSE का इंडेक्स क्या है? निफ्टी। वाह,
स्टॉक मार्केट करेंगे। तो वैसे ही यूएस के टेक, अच्छा निफ्टी में कौन सा कंपनी रहता है इंडिया का? टॉप 50। वैसे ही यूएस में क्या होता है, एक इंडेक्स है जिसका नाम है नैस्डैक, सुना है नाम? नैस्डैक में यूएस के सारे टेक्स कंपनीज है, बड़े बड़े टेक कंपनीज, क्योंकि यूएस में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनी रहता है, वो लोग का इंडेक्स है। बर्नी मैडॉफ जो आदमी था वो नैस्डैक का एक समय वन ऑफ द डायरेक्टर था, मतलब बड़ा आदमी था, और वो फंड मैनेजर भी था, मतलब मनी मैनेज करता था, राइट। बर्नी मैडॉफ क्या किया, मैनेज करता। अब फंड मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? उसका क्लाइंट, मतलब पैसा आ रहा है। जैसे हम मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? क्लाइंट मेरा माई बाप है। पैसा आ रहा है, हमको क्लाइंट को क्या, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रिटर्न। हम उसका पैसा कहाँ लगाते हैं? मार्केट्स में। मार्केट से जो रिटर्न आता है क्लाइंट को देते हैं और ख़ुद भी कुछ रख लेते हैं। वैसे ही बर्नी मैडॉफ भी कर रहे थे। बल एक दिन बर्नी मैडॉफ भावनाओं में बह गए, और भावना में बह के वो बहुत बड़ा लॉस खा गए। बट मज़े की बात थी कि उनका क्लाइंट कौन था? क्लाइंट थे उनके ससुर, फादर इन लॉ। अब हमको नहीं पता था कि यूएस में भी दहेज प्रथा चलता है, ठीक है, मजाक कर रहे, दहेज प्रथा नहीं था। फादर इन लॉ दिए थे पैसा कि दामाद जी आप संभालिए, और दामाद जी अलग ही गेम खेल लिए। खेलना ही था, क्लास नहीं किए थे मेरा, सिंपल बात है। मजाक लग रहा है तुम लोग को? डूबना ही था, क्योंकि क्लास नहीं किए थे। जोर से बोलो, हाँ माइक में आना चाहिए, ठीक है। जो भी तो जो भी था, रिस्क मैनेजमेंट किए नहीं थे क्लास, तो डूबना ही था। बट इसके बाद अब ससुर को तो जाके बोलेंगे नहीं, बेइज्जती है ना भाई। दामाद का तो अलग ही एक लेवल का। तुम लोग किसी का दामाद है? हाँ पता है? हाँ हाँ, नहीं मतलब अभी तो बना लिया होगा ना दामाद। किसका दामाद है? हाँ किसका दामाद है? किसी का? तुम लोग नहीं। दामाद अगर बनेगा तो कभी भी ससुर का पैसा लेके मत खेलना, क्योंकि अगर डूब जाएगा तो प्रेशर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है, वो तो दामाद जी थे। अब दामाद जी थोड़ी ना, बेइज्जती हो जाता है, क्योंकि दामाद का अलग एक इज्जत रहता है भाई ससुराल में। दामाद है भाई, ठीक है, औरा रहता है उसका, ठीक है। तो जो भी है, बर्नी मैडॉफ ने पैसा डुबा दिया था, बट ही वॉज अ स्मार्ट गाय, नाम भी था। और उस समय क्या था, जब पैसा डुबाया था तो किसी को पता नहीं था कि इन्होंने पैसा डुबाया। तो इन्होंने क्या किया, बर्नी मैडॉफ ने बोला कि यार हम ना और भी क्लाइंट लोग से पैसे ले रहे हैं, और इसको हम रिटर्न अच्छा देंगे। तो जड़े बड़े बड़े जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, जब तुम्हारा मार्केट में नाम रहता है तो बड़े बड़े लोग तुम्हें पैसा देना चाहते हैं कि भाई तुम हमारा पैसा लगाओ। और बर्नी मैडॉफ वो लोग को बड़ा बड़ा रिटर्न दे रहा था। अब वो रिटर्न किससे दे रहा था? जो नया इन्वेस्टर था उससे ले लेके रिटर्न दे रहा था। अब सोचो तुम एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तुम हमको दिया 1 करोड़ रुपया, हम तुमको बोले हम 1 करोड़ का तुमको 20-30 लाख रुपया 3 महीने में देंगे रिटर्न, सिर्फ रिटर्न 20-30 लाख रुपया। खुशी खुशी तुम दे रहा है, और हम तुमको रिटर्न भी दिए। तुम क्या मेरा नाम करेगा? जरूर करेगा, और तुम खुद एक नामी आदमी है, तो तुम्हारा नाम से और लोग आएंगे। टोटल बोला जाता है कि 4800 क्लाइंट्स थे इसके, ठीक है। और टोटल ये बड़ा स्कैम पता है कितने का था? कितना होगा बताओ? करीबन 1980s का बात है। कितना का स्कैम होगा बताओ, क्या लगता है? 100-150 करोड़, मतलब 100-150 मिलियन। और हाँ 4-5 हज़ार करोड़, मतलब 4-5 बिलियन। हाँ और 10 बिलियन और 64.5 बिलियन का फ्रॉड एक फंड मैनेजर कर बैठा था। भागा नहीं था, क्रैश कर गया था पैसा। अब तुम लोग का क्वेश्चन आ रहा है कैसे क्रैश होता है। तुम लोग कॉमन सेंस से लगाओ कि अगर हम नया इन्वेस्टर से लेके पुराना इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हैं, तो मतलब हम एक से लेके दूसरे को दे रहे हैं। पैसा कब क्रैश होना चाहिए? वेरी गुड, एग्जैक्टली, जब फैलना मेरा बंद होगा। बट और एक चीज़ है, जब सब कोई मिलके पैसा विड्रॉ करना शुरू करेगा। और याद है तुम लोग को, हम पिछले क्लास में बताए थे 2008 में एक क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें सबका हाथ खराब था।
तो ये लोग बर्नी मैडॉफ के पास जाके बोला भाई घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। बर्नी मैडॉफ बोला कि अरे भाई अभी पैसा क्या लेके, नहीं नहीं भाई पैसा दो हमारा। तब पता चला ये लोगों की साला कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था और पूरा ये मार्केट क्रैश हो गया और ये स्कीम पकड़ा गया। इसी को बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम। पता है सर, ऐसे ही एक तो स्कीम आया था पिछला साल, हाँ। एनर्जी करके। हाँ, हाँ। 5,000 से लोग घुसते थे उसमें। हाँ, हाँ। 35 सेकंड में पैसा डबल हो जाता था। हाँ, हाँ। और अगर वो अपने साथ किसी को मतलब घुसाए हाँ, रेफर करके, हाँ। तो फिर उनको उसका कमीशन भी मिलेगा। हाँ। और जो घुसा है पैसा देके उसका पैसा 35 में डबल होगा। हम्म। ये फिर 1 साल चला, 1 साल बाद सबका मतलब लाख 2 लाख 3 लाख जम गया, उसके बाद बंद हो गया ये। हाँ, और ये तुम लोग का इंडिया में भी हुआ है। इंडिया ही का है ये। हाँ, ये इंडिया का और एक है। अरे भूल गया तुम लोग, सहारा कांड, सहारा स्कैम, जो इंडिया का जर्सी, हाँ, सुब्रतो रॉय, वो भी तो पॉन्जी स्कीम चला रहा था। फिर जो बंगाली लोग है वो लोग समझेगा, शारदा कांड, शारदा चिट फंड। तुम लोग को शायद नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा लोग को याद होगा। शारदा चिट फंड गजब का स्कैम किया था। अब भागा भी कहाँ था, कश्मीर। क्या फायदा हुआ? वही क्या फ़ायदा हुआ है, भागा था कश्मीर। सोचो, तो वो भी पॉन्जी स्कीम ही चला रहा था। अब तुम लोग के मन में सर आप भी तो मनी मैनेजर है सर बर्नी मैडॉफ बोल रहा है सारा कितना बड़ा ये है, बोल रहा है सर कैमरा बंद करके बताइए क्या कर रहे हैं। मेरे 5 ही क्लाइंट है लास्ट 5 साल से, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब मेरे से भी ज़्यादा वो लोग लॉयल है, ठीक है। जिस दिन देखना कि अचानक ऋषि सर का क्लाइंट 5 से 500 चल जा रहा है, नाता तोड़ने का प्रोसेस शुरू कर देना, ठीक है, तुम लोग भी समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, 5 क्लाइंट ही है मेरे, चल रहा है, ठीक है। पॉन्जी स्कीम यही होता है, ठीक है। अब मेरे को सबसे जो अजूबा चीज़ लगा पॉन्जी स्कीम के बारे में, क्योंकि हम सहारा का पढ़े थे, शारदा का, बट आज भी जैसे ये लड़का बोला कि एक ट्रेजर फंड बोल के कुछ हो रहा है, पता है ये कॉरपोरेट्स में भी होता है पॉन्जी स्कीम। कैसे पता है, तुम लोग को दिखाता है। एक कंपनी है, हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, मेरा एक स्टूडेंट उस कंपनी में काम करता था, ठीक है, नहीं ये लोग नहीं, मेरा एक स्टूडेंट उस कंपनी में उसको जॉब लगा था, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं हम लेगा। स्टूडेंट को पैसा का ज़रूरत था, बट पैसा का भी ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है कि देखना तुम लोग, हम कभी भी कुछ भी गलती करते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर एक रहता है लालच, ग्रीड, है कि नहीं, येस और नो। ग्रीड एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, राइट। मेरा स्टूडेंट क्या हुआ, उसको एक कॉल आया, उसने कई जगह अप्लाई किया था CV, उसको एक कॉल आया कि एक कंपनी में आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो एकदम मस्त बोला, आई हैव डन दिस 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 दिस। बोला ठीक है, आपको HR का जॉब लगेगा। एनीबडी ऑफ यू नो व्हाट इज़ HR? हाँ, ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, हायर करता है, मैन पावर मेंटेन करता है, सैलरी पेमेंट करना, ये सब HR का काम है। वो कंपनी बोला वी आर अ स्टार्टअप कंपनी, हम आपको एज अ HR हायर करेंगे, बट रिमोटली काम करना पड़ेगा, आपको घर से काम करना है, इट्स अ रिमोट जॉब। हमारा मल्टीपल चैनल ऑफिसेस है, दिल्ली, गुड़गांव, पटना, ये सब में है, बट आप घर से काम करोगे। वी वाज लाइक ऑल फाइन। कितना सैलरी मिलेगा सर? 55,000। अब घर बैठे तुमको 55,000 मिल रहा है, वो भी मंडे टू फ्राइडे सिर्फ काम करने का। इज़ इट अ गुड जॉब और नॉट? ठीक है, सिर्फ सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक काम है। क्या अच्छा जॉब है? कोई भी इंसान जाएगा। मेरा स्टूडेंट भी चला गया, अप्लाई किया, उसको बोला 55,000 मिलेगा, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3,500 का जॉब ऑफर के लिए। अब तुम लोग देखो, अभी तुम लोग को जब हम समझा रहे थे तो तुम लोग जानता है कि कुछ घपला हो रहा है, बट तुम लोग उस स्टूडेंट के शूज़ में जाकर देखो, तुम लोग भी सेम गलती कर देता। क्योंकि एक जगह तुमको एक कंपनी ऑफर दे रहा है 55,000 का और बोल रहा है सिर्फ 3,500 का ऑनबोर्डिंग फ़ीस पेमेंट करो। वो पूछा ऑनबोर्डिंग फ़ीस क्यों पेमेंट करना है? वो लोग बोला देखो हम लोग तुमको हर रोज़ CVs प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो इसको तुम लोग कॉल लगाएगा, सब चीज़ डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से हम लोग का खर्चा होता है, तो तुमको पे करना पड़ेगा। और बोला कि ये जो 3,500 तुम पे कर रहा है, ये तुमको 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड जो एंड हो जाता है उसके बाद तुमको मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा स्टोरी बना दिया। हम बबल्स में तुम लोग को एक चीज़ समझाए थे कि स्टोरी
माई बाप है, कोई भी चीज़ को बबल बनाना है तो वो क्या हो रहा है कि ये लोग सबसे पहले स्टूडेंट को अप्रोच किया, स्टूडेंट दे दिया पैसा क्योंकि उसे लगा भाई 55,000 ठीक है, स्टूडेंट काम करना शुरू किया। वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने कई HR हायर किए जिससे उन्होंने लिया था 3,500, राइट, इतना तक तो ठीक था। अब वो लोग को बोला आप लोग को भी HR हायर करना है, तो ये लोग सोचा अरे भाई एक स्टार्टअप कंपनी कितना HR हायर कर रहा है, बोला आप लोग को भी HR हायर करना है, बट द कैच इज कि आपको वो लोग से लेना है 7,000 रुपीज। अब देखो तुम लोग को लगेगा सर कौन 7,000 देगा, राइट। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत पड़ती है और जिनके लिए ये होप रहता है कि भाई मिल जाए बस पैसा, एक सैलरी जॉब लगना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस मतलब बहुत ख़राब स्ट्रेस माना जाता है। जैसे लोग बोलते हैं सर हमको काम से फुर्सत ही नहीं है, कैसा भांड कंपनी में चलेगा ये काम। हम हमेशा बोलते हैं कि द प्रेशर ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड इज़ फार फार पेनफुल दैन प्रेशर ऑफ वर्क। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो तुमको अगर काम धंधा तुम्हारे पास नहीं है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो कोई अनएम्प्लॉयड लड़का है जो 2-3 साल से अनएम्प्लॉयड है, उससे पूछना वो दर्द क्या होगा, समझ आया। तो वैसे ही लोगों को ये कंपनी टारगेट करता था, वो लोग बोलता चल भाई जॉब तो मिल रहा है, और मुँह बोला सैलरी दे देता था, और घर बैठे काम है, एक स्टोरी भी क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हम चार्ज कर रहे हैं। वैसे ही करते करते ये कंपनी चलाते गया। लास्ट में ये लोग पकड़ाया क्योंकि ये जो शुरू के HRs थे जिसमें मेरा एक स्टूडेंट भी था, ये लोग क्या हुआ, ये लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर को फ़ोन करके पूछने किया कि आप वैलिड रीज़न बताइए कि आपका कंपनी वैलिड है या नहीं। वो डायरेक्टर तब भी हार नहीं माना, वो सब कुछ बता देखिए इधर रजिस्टर है उधर रजिस्टर है, क्योंकि कोई अगर पॉन्जी स्कीम चला रहा है तो वो तो छोटा मोटा गेम लेके वो भी तो तैयार रहेगा ना जो स्कैम कर रहा है। वो समझाने लायक समझा, बट ये लोग समझ गया कि नहीं भाई कुछ गलत है, तो मेरा स्टूडेंट लोग छोड़ दिया। आज भी वो कंपनी पॉन्जी स्कीम चला रहा है, बट अब मेरा स्टूडेंट लोग क्या है, लिंक्डइन से एक आदमी लोग को पकड़ रहा है, जो लोग काम कर रहा है उसको ये लोग बोल दे रहा है भाई फ्रॉड है। और रिसेंटली क्या हुआ है, ये लोग पकड़ा है और वो कंपनी ने केस, तो जो लड़का लोग था वो लड़का लोग मिलके कंपनी के ऊपर केस किया है। अभी केस का क्या हुआ पता नहीं, एकदम ताज़ा खबर है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस चीज़ को, समझ में आया। तो ये भी एक तरह का पॉन्जी स्कीम है ना, कि नए लोगों से पैसा लेके तुम पुराने लोगों को पे कर रहा है, राइट, यस और नो, समझ आ रहा है। हाँ नहीं, सैलरी भी नहीं दिया, डिले कर रहा था, बोल रहा था, क्योंकि देखो जब ये लोग कॉल कर रहा था ना HR के बन गए कि भाई हम कॉल करेंगे, तो ये लोग क्या हो रहा था, हर इंसान 7,000 देने के लिए तो रेडी नहीं है, और लड़का लोग बोल रहा था मेरा सैलरी से काट लीजिएगा आप। अब ये लोग क्या बोलेगा, अब ये लोग को बोल रहा था कंपनी नहीं भाई तुम हायर नहीं कर रहे हो, हम तुमको सैलरी क्यों दे। बट ऐसा तो कंपनी का पॉलिसी नहीं है। जैसे तुम सेल्स में भी अगर काम कर रहा है तो 2 तरह का, या जो तुम्हारा फिक्स सैलरी है वो मिलेगा, हाँ तुम अगर सेल्स नहीं कर पा रहे तो इंसेंटिव तुमको नहीं देगा, राइट और रॉन्ग। रियल इस्टेट में यही होता है कि अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बट हाँ जो फिक्स सैलरी है 10-15 वो तो मिले। बट यहाँ तो फिक्स सैलरी बोल के लाया था, यहाँ तो कुछ नहीं बोला था कि अगर आप HR हायर नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। यही तो पूरा गेम है, समझ आया, यही चीज़ है। तो पॉन्जी स्कीम तुम लोग को समझ आया, पक्का। 2 मिनट रेस्ट कर लो, पानी। आवाज़ आ रहा है, मैं AC कम कर दे, तू कोना में बैठा है ना इसीलिए।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ़ोन रख दो। अच्छा देखो, जब हम चार्ट देखना सिखाते हैं तो एक चीज़ क्या होता है, हम स्टूडेंट्स को एक फ्रीडम दे देते हैं, ठीक है। फ्रीडम क्या है कि अच्छा मजाक अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, दोनों को क्लास से फेंक देंगे बाहर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। इधर और इधर में बहुत साल का फ़र्क है। तुम जो जीवन जी रहा है वो जीवन हम जी के बैठ गए, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, मजाक नहीं। जस्ट बिकॉज आई एम फ्रेंडली विथ यू दैट डजंट मीन दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, तो वो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम चार्ट्स देखना सिखा रहे हैं, तो हम बच्चा लोग को एक इंडिपेंडेंस देते हैं। इंडिपेंडेंस क्या है, हम ज़्यादातर किस में ट्रेड करने को बोलते हैं, इंडियन इक्विटीज़ में, राइट। कोई कोई मेरा स्टूडेंट है जो लोग यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड करता है, कोई कोई स्टूडेंट है जो कोई क्रिप्टो में भी ट्रेड करता है, राइट। तो ये जब हम फर्स्ट बैच में जब हम पढ़ाए थे तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स था, तो हम वो ज़्यादातर बोलते हैं कि इक्विटी में ही ट्रेड करो, बट वो लोग बोला कि नहीं सर मेरा तो क्रिप्टो में भी पैसा बन रहा है, कुछ बोला सर मेरा यूएस स्टॉक्स में भी पैसा बन रहा है। आखिर में समरी सबका एक ही है। लास्ट के मंथ में जब हम रिस्क मैनेजमेंट में आएंगे तो तुम लोग देखेगा पूरा समराइज होके एक ही चीज़ में आ गए हम लोग, राइट, रिस्क मैनेजमेंट में ही आ गए। तो सारांश तो एक ही है, बट क्या है, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। अब तुम लोग पूछेगा सर व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, हम मेरा एक ही आंसर रहता है कि सब चीज़ ट्राई करके देखो, जिसमें तुम्हारा पैसा अच्छा बन रहा है उसी को अपना आर्क बना लो। अल्टीमेट गोल क्या है, पैसा बनाना, राइट, यस और नो। अल्टीमेट गोल पैसा बनाना है, समझ रहा है, ठीक। अब यूएस स्टॉक्स और इंडियन इक्विटी में ट्रेड करना इज़ काइंड ऑफ सेम थिंग, बट एक चीज़ है जो है क्रिप्टो। क्रिप्टो थोड़ा सा अलग है और हम आज तुम लोग को उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी ट्रेड करो तो समझ के करो कि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, राइट। वरना मत करो, अनजान बन के ट्रेड करेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो आज हम तुम लोग को पूरा क्रिप्टो के बारे में एक कोशिश करेंगे समझाने का कि क्रिप्टो करेंसी आखिर में है क्या। अच्छा, हम क्रिप्टो का जब बात करते हैं तो तुम लोग के मन में क्या आता है, बताओ। हाँ, वेरी गुड, बिटकॉइन, ठीक है। कोई ट्रेड किया है क्रिप्टो का भी, क्रिप्टो ट्रेड किया, पैसा बना था? हाँ सर, बना था, फिर लॉस भी। अच्छा, ठीक है। क्रिप्टो के पीछे एक टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्या है, किसी को पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? नाम सुना है blockchain। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो तुम लोग तीनों, विकास, दविंदर और सत्यम, ठीक है, रेस्टोरेंट में गया है खाना खाने। पेमेंट कौन करेगा, बताओ? सत्यम पेमेंट करेगा, ठीक है। सत्यम पेमेंट करेगा, बट हर दोस्त की तरह वही होता है ना, रेस्टोरेंट में जाते एक लड़का पेमेंट करता है और फिर उसके बाद हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। ये हो गया दविंदर, ये है विकास और ये है सत्यम, ठीक। सबके पास 10 बिटकॉइंस है। कितना है? 10, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है। सत्यम रेस्टोरेंट में पे करेगा, राइट। तो इधर जैसे ही सत्यम पे करेगा रेस्टोरेंट में, उसका अब सबका ना एक एक ब्लॉक्स रहता है जिसको बोलते हैं लेजर्स। कॉमर्स स्टूडेंट लोग समझ रहा है, लेजर्स में याद है एंट्री करता है, टू बाई एंट्री होता है ना, वैसे ब्लॉक्स में एंट्री होता है जब तुम बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करेगा। तो सत्यम रेस्टोरेंट में पे कर रहा है, एक सत्यम बोला कि हम रेस्टोरेंट को पे कर रहे हैं 3 बिटकॉइंस, ठीक है, 3 बिटकॉइन, क्योंकि मैं खाने का खर्चा क्या था, 3 बिटकॉइंस, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा है, ठीक है। तो इधर कुछ चेंज होगा क्या? हाँ सर, क्या चेंज होगा? उसका वैल्यू कम हो जाएगा,
वेरी गुड। ये 10 से क्या हो जाएगा? 7 बिलियन, 7 बिटकॉइन, सॉरी 7 बिटकॉइन। बिलियन बिलियन हम छोटा मोटा बात नहीं ना करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अब विकास और दविंदर कितना पे करेगा सत्या को? एक एक। अब देखो, विकास सत्या को पे किया है 1 बिटकॉइन, और दविंदर कितना पे किया है? किसको पे किया है? 1 सत्यम को, ठीक है। कुछ चेंज होगा? 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, राइट। अभी तक ठीक है। पता है अब क्या होगा? तुम लोग एक दूसरे से लिंक हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू। शारीरिक लिंक मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब हंस रहा है, अब हंस सकता है, ठीक है। तो लिंक हो गया, तुम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया। पता है जैसे ही दविंदर सत्यम को पे कर रहा है ना 1 बिटकॉइन, सत्यम के पास कुछ ऐसा दिखेगा, दविंदर पेमेंट किया सत्या को 1 बिटकॉइन, और कौन पे किया? विकास पेमेंट किया सत्या को 1 बिटकॉइन, और इधर अभी कितना हो जाएगा? 9 बिटकॉइन, ठीक है। जैसे जिसको पैसा देते थे वैसे ही चल रहा है, राइट। बट इधर पता है बिट ब्लॉक्स में एक और चीज़ चाहता है। द मोमेंट दविंदर सत्या को पेमेंट कर रहा है, इधर सत्या के रिकॉर्ड्स में दिखा देगा कि दविंदर के पास 9 बिटकॉइंस है और विकास के पास भी 9 बिटकॉइंस है। और ये लोग सिन सत्या हो गया, सत्यम का भी दिखा देगा, सत्यम के पास 9 बिटकॉइन है, इधर भी दिखाएगा सत्यम के पास 9 बिटकॉइन है। समझा? हाँ, कैसे 8 होगा? तुम्हारे पास 10 था और तुमने 1 पेमेंट किया तो 9 हो गया ना। हाँ, दविंदर सत्यम को दिया ना डायरेक्ट, तो दविंदर के पास 10 था तो वो 9 हो गया ना। तुम्हारे पास 10 बिटकॉइन था ना, तुम 1 बिटकॉइन सत्यम को पे किया तो तुम्हारे पास कितना बचा? हाँ हाँ हाँ, मतलब उसके बाद विकास जब पेमेंट किया तो फाइनल तो 9 हो गया ना वो। हाँ, वो चेंज होते रहेगा, वो उस समय ये नहीं होगा, वो चेंज होते रहेगा। यही तो इस टेक्नोलॉजी का सबसे खूबी है, मतलब कुछ छुपा नहीं रहेगा, राइट। चलता रहेगा, चलता रहेगा। और सपोज करो किसी दिन दविंदर विकास को पेमेंट कर दिया 1 बिटकॉइन, अब दविंदर के पास कितना बचा? 8, और विकास के पास कितना हुआ? 10। विकास के पास क्या दिखाएगा? दविंदर के पास 8 बिटकॉइन है, और इधर क्या हो जाएगा फिर दविंदर का? समझ में आया? और विकास का क्या हो जाएगा? समझ आया कैसे चेंज हो रहा है? ये तीनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। समझ आया? ब्लॉकचेन समझ आया? इसी को क्या होता है, अब तुम लोग सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? ये जो लोग जो लेजर मेंटेन करते हैं ना, वो लोग को बोला जाता है माइनर्स, और वो लोग को लेजर मेंटेन करने का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मिलता है बिटकॉइन में। तो जो लोग पहले लेजर मेंटेन कर रहे थे वो लोग को रिवॉर्ड में मिला बिटकॉइन। समझा? किसको किसको नहीं समझ में आया? बोल। समझा? ये हो रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। अब बोलेगा सर ब्लॉकचेन तो समझ में आ गया, क्या तुमको लगता है ये मस्त टेक्नोलॉजी है? सबसे पहला बात है कि तुम जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम पैसा का इधर उधर देता है उसका ओनर कौन है? बैंक। बैंक तुम्हारा ट्रांजैक्शन कभी भी रोक सकता है, यहाँ तुम्हारा ट्रांजैक्शन कोई नहीं रोक सकता है, तुम अपना मालिक तुम खुद है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सराहना किया गया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतना मस्त है कि सोचो ये नॉट ओनली इन बिटकॉइन, ये कहीं और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लैंड पेपर्स में तुम लोग पता है इंडिया में 55% ऑफ द लैंड डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब भाई भाई का लफड़ा चल रहा है। बोलेगा सर कॉमन बात है, मेरा घर में ही चलता है इंडिया में चलता है भाई भाई का लफड़ा। बट इंडिया में एक और चीज़ है, तुम यूपी बिहार में लैंड लो और 30-40 साल मत जाओ उधर, देखेगा कोई और घर बना के उधर अपने नाम पे लैंड ले लिया है। तुम्हारे पास पेपर है बट फिर भी कोई और लैंड बना के ले लिया है, हड़प लिया है।
कैसे करेगा? उसके पास भी वही पेपर है, तुम्हारे पास भी वही पेपर है, वो भी बोलेगा तुम इससे खरीदा है, वो बोलेगा मुझसे खरीदा है, कैसे करेगा? बट अगर ब्लॉकचेन आ जाएगा तो पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो आज से 10 साल के बाद हम पढ़ा के कहीं जा रहे थे, विकास के घर के सामने से जा रहे थे, ठीक है, और विकास तब शादीशुदा हो गया था, नया नया शादी किया था, विकास का बहुत बड़ा घर, खानदानी ज़मीन उमीन सब है, ठीक है, नया नया शादी किया था, हम विकास के घर से जा रहे थे सामने से, तो हम अचानक देख रहे भाई मेरा स्टूडेंट ज़मीन वमीन खरीद लिया ट्रेड करके, शादी भी कर लिया, अचानक देख रहे चिल्ला चिल्ली का आवाज़ आ रहा है, रात का टाइम था, ठीक है, चिल्ला चिल्ली का आवाज़ आ रहा था, गाली गलौज का भी आवाज़ आ रहा था। तो एज अ टीचर मेरे को तो ऑब्वियस सा बात है नहीं जाना चाहिए, बट एज अ ह्यूमन बीइंग तो समझ रहे हैं ना, झांकने का तो मन करेगा ही, और खिड़की भी खुला था, जो आवाज़ तुम लोग सोच रहे हैं वो आवाज़ नहीं था कामीनो, ठीक है, चिल्ला चिल्ली का आवाज़ था। अचानक हम खिड़की से ऐसे देखे, थोड़ा सा पाचिल में चढ़ के, और देख रहे हैं कि विकास अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा है रैम्पेंट। अरे भाई क्या है? और विकास झगड़ा करते करते उस समय हम थोड़ा मतलब हमको ये स्टोरी में मान के चलो कि हम कमीना आदमी हैं, ठीक है, ठीक है, तुम लोग मन में सोचेगा सर रियलिटी में कौन अलग हम मान के चल रहे हैं, कमीना ही सोच के रखे आपको, ठीक है, जो भी है हम कमीना आदमी हैं, हम फ्रॉड आदमी हैं। विकास को जब हम देखे अपना बीवी से झगड़ा कर रहा है, विकास झगड़ा करते करते बोल दिया चिल्ला के कि हम बाप नहीं बनेंगे। बोला है मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, नहीं बनेंगे हम बाप, ठीक है। तो मेरे मन में एज अ फ्रॉड आदमी क्या आएगा, इसके पास संपत्ति है, तो अगर ये बाप नहीं बनेगा तो खानदान बढ़ेगा नहीं, तो इसका ज़मीन तो हम हड़प सकते हैं ना। बट उसी समय सोचो सरकार ब्लॉकचेन लागू कर दिया, क्या हम हड़प पाएंगे? अब यही है, यही ब्लॉकचेन है। हाँ आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है, बुरा तो नहीं मान रहा है ना, तुम बनेगा बाप बनेगा, ठीक है बनेगा तुम बाप, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, बन जाएगा बाप। बट जो भी है, ठीक है, समझ में आया ब्लॉकचेन क्या है? ये कई सारे जगह, इवन दुबई में भी इसको बोला है 2028 के अंदर जितने भी गवर्नमेंट पेपर है वो ब्लॉकचेन के अंदर आ जाना चाहिए, ये सब बोला है ब्लॉकचेन। इंडिया में अभी ब्लॉकचेन आना बहुत मुश्किल है बट इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आना। मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गया तुम्हारा कि वो भी ब्लॉकचेन में आना चाहिए, कि तुम्हारा पास रिकॉर्ड्स क्या था, ठीक है, ये इंडिया में कोशिश कर रहा है लाने का। हाँ, आयुष्मान भारत कार्ड में ये लाने का कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा पास पूरा हर डेटा रहेगा कि तुम्हारा क्या क्या होगा गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत ये हर जगह लागू हो गया था, दीदी बस लागू नहीं करवा रही थी, बट अब दीदी नहीं है तो लागू होने वाला है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हेल्थ कार्ड, हाँ हेल्थ कार्ड में होगा जहाँ तुम्हारा पूरा मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाएगा, तो वो कार्ड स्कैन करके कोई भी हॉस्पिटल तुम्हारा देख सकता है कि मेडिकल हिस्ट्री में क्या 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 हुआ था, ठीक है। समझ में आया? ये चीज़ था। कहीं भी हम लोग अच्छा अच्छा जगह यूज़ कर सकते हैं ना, फार्मर का लैंड हड़प रहा है जो, या लोन वोन का बैंकिंग सेक्टर में भी लागू कर सकते हैं, तो ये तो ब्लॉकचेन का बात हो रहा है। अब तुम लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, बात तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हो गया जो कि बिटकॉइन के पीछे का टेक्नोलॉजी था, बट क्या बिटकॉइन एक लीगल करेंसी मान सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। इंडिया में तो नहीं, क्यों? क्योंकि आदमी को इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। हाँ इसको समझिए, दुकान में जाके बोलिएगा कि हम बिटकॉइन देंगे आपको एक चीज़ का। भाई दुकानदार अगर यूपीआई सीख गया तो बिटकॉइन भी सीख सकता है, सिंपल बात है। देखो एडेप्टिबिलिटी पे बात नहीं उठ रही, क्या हम इंडिया बिटकॉइन को करेंसी मान सकते हैं, येस और नो? क्या हम इज इक्वल टू मनी हम बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। हाँ क्रिप्टो है, एनक्रिप्टेड है। अच्छा एक बात बताओ, पिछले एग्जांपल में क्या इसको हैक कर सकते हैं हम? कभी नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम है और दाम भी है, क्योंकि अगर तुम ये हैक कर लेगा सिर्फ, तो तुम्हारा तो पीछे डेटा से तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि इधर तो लाइफ चेंज हो रहा है। तुमको सारे ब्लॉक्स हैक करने पड़ेंगे, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएगा कोई। हाँ
हम वही बात कर रहे हैं। एक बिटकॉइन को हैक करने के लिए सब पूरा लेजर शुरू से लेके अंत तक हैक करना पड़ेगा तुमको। फिर जाके वो लास्ट वाला बिटकॉइन। हाँ, बिटकॉइन नहीं, मतलब तुम हैक अगर करने चाह रहा है तो बिटकॉइन नहीं, बिटकॉइन बनाने के लिए तुमको लेजर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या था, 2009 में एक इंसान आता है, ठीक है इधर देख, 2009 में एक इंसान आता है, वो वाइट पेपर पब्लिश करता है। वाइट पेपर क्या है, एक रिसर्च पेपर होता है जिसको वाइट पेपर बोलते हैं। उस रिसर्च पेपर में वो बिटकॉइन के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में बोलता है, और 2010 में वो अकम्पनिंग सॉफ्टवेयर भी दे देता है कि देखो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। उस इंसान का नाम है सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता है वो इंसान कौन है। 2009 में उसने बना दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर, पूरा पेपर पब्लिश कर दिया कैसे कैसे क्या करना है, बिटकॉइन कैसे माइनिंग होगी। 2 साल के बाद गायब, कहीं भी नहीं मिला। तुम बोलेगा सर कहाँ लिखता था, सोशल मीडिया में लिख लिख के देता था, एक्टिव था। वाइट पेपर, जैसे तुम लोग भी साइंटिस्ट हो, जब रिसर्च करते हैं ना तो वो लोग अपना वाइट पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन। अब तुम लोग से पूछते हैं मनी का डेफिनेशन क्या है तुम लोग के दिमाग में, कि मनी का मतलब क्या है, बताओ व्हाट इज़ मनी। अब कोई महान आदमी बोलेगा मनी इज़ व्हाट मनी डज। It is a means of exchange of goods. सबसे पहला बात, वेरी गुड दविंदर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फ्रीडम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक चीज का वैल्यू डिसाइड करता है। वेरी गुड। यूनिट और स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल भाषा में बोल रहा है कि सबसे पहला बात क्या, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हाँ, कुछ भी खरीदने जाओ तो मनी पे करना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यूनिट मतलब कोई भी चीज़ का हम लोग नाप तोल पैसा से ही करते हैं, ठीक है। अगर ये लैपटॉप है, इसका भी हम लोग पैसा से ही एक नाप तोल करते हैं ना, तो वो यूनिट में आ गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि मनी को हम लोग बैंक में स्टोर करते हैं और क्योंकि फ्यूचर में यूज़ कर सके। हाँ बोल। हाँ हाँ, वो स्टोर ऑफ वैल्यू में ही हो गया ना, ठीक है। क्या बिटकॉइन ये सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे पहला बात, क्या बिटकॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? हाँ हाँ, बिटकॉइन से एक्सचेंज होता है भाई, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू है, हाँ, अगर बिटकॉइन रखे तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है। क्या यूनिट ऑफ अकाउंट है, बताओ। इधर ही बिटकॉइन मार खा जा रहा है, क्योंकि तुम कैसे बताएगा कि ये कितने का बिटकॉइन है, कितना इसका बिटकॉइन वैल्यू रहना चाहिए, कैसे बताएगा? तुम कैसे बताएगा इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए? हम प्राइस वाइज बता सकता है, रेंज दे सकता है, बट तुम बिटकॉइन में रेंज दे पाएगा? अगर एक बिटकॉइन का प्राइस $1 होता तो तुम डॉलर वाइज बता देता, बट आज एक बिटकॉइन का प्राइस $79,000 है। अब बताओ इसका प्राइस क्या रखे, कितना समथिंग समथिंग। चल जाए इसके उसका। तो इसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या हो रहा है? नहीं। 2012 में बिटकॉइन आया, बिटकॉइन का तब प्राइस था एक बिटकॉइन का 0.37 सेंट्स। उसके बाद धीरे 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 पब्लिसिटी राइज हुआ, और हम हमेशा बोले थे कि स्टोरीज़ बहुत बड़ा। स्टोरी क्या है इसके पीछे बिटकॉइन का? नहीं है, ब्लॉकचेन। अपना मालिक तुम खुद है, बिना स्टोरी का तो वो थोड़ी ना अभी तक एग्जिस्ट करता। ब्लॉकचेन ही बोला गया, ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर एंड बिटकॉइन विल बी द फ्यूचर करेंसी। और इसके बाद ये टोटल 37 सेंट से कुछ तुम्हारा 2015 में $750 चला गया और 2017 में $20,000 चला गया। बट मज़े की बात है, पूरी दुनिया भर में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करता है। अब स्मार्टनेस देखो, तुमने 21 मिलियन एग्जिस्ट करा के क्या रोक दिया? सप्लाई। अगर सप्लाई रुका है तो एक ही चीज़ अप डाउन करेगा, डिमांड, और डिमांड की वजह से प्राइस। अब हमको डिमांड अगर राइज कराना है तो मेरे को क्या अच्छा चीज़ डालना पड़ेगा? हाइप, स्टोरी, सब कुछ। और बिटकॉइन के साथ भी तो यही हो रहा है। तो क्या बिटकॉइन बबल में है? येस ऑल्सो, नो ऑल्सो। ब्लॉकचेन टूटेगा नहीं, बट क्या बिटकॉइन बबल में? येस ऑल्सो, नो ऑल्सो। क्यों?
हर मेजर सेलिब्रिटी बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है। केटी पेरी, लियोनल मेसी, फ्लॉयड मेवेदर, सब कोई बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा चीज़ है, याद है हम .com क्राइसिस जब तुम लोगों को बताए थे तो एक चीज़ बोले थे कि जब इंटरनेट आया था तो एक पॉइंट ऐसा था कि जो भी कंपनी के पीछे .com लगा हुआ था उसका वैल्यू बढ़ जा रहा था। वैसे ही जब बिटकॉइन अराइज हुआ, कितनी सारी ऐसी कंपनी थी, जैसे एक कंपनी थी लॉन्ग आइस टी कॉरपोरेशन, उसने अपना नाम कन्वर्ट कर दिया था लॉन्ग ब्लॉकचेन कॉरपोरेशन, और उसका शेयर प्राइस सिर्फ नाम बदलने से 295% बढ़ गया था। एक कंपनी थी ऑनलाइन PLC गेमिंग बोल के, उसने अपना कन्वर्ट कर दिया था नाम ऑनलाइन ब्लॉकचेन PLC, उसका शेयर प्राइस 396% बढ़ा था सिर्फ नाम बदलने से। बिजनेस कुछ नहीं था, सिर्फ नाम बदल दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकचेन लगा दिया था, क्योंकि पीपल थॉट ब्लॉकचेन विल बी द फ्यूचर। अब तुम लोग पूछेगा सर आपको क्या लगता है? देखो ऑनेस्टली आंसरिंग मेरे को नहीं पता क्या है, इसीलिए हम अपना स्टूडेंट लोग को भी थोड़ा बोलते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से दूर रहना। देखो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ जो न्यूज़ से ऊपर नीचे जाए, देखो ऐसे तो हर स्टॉक्स भी न्यूज़ से ऊपर नीचे जाती है, बट बिटकॉइन का आधार ही न्यूज़ है और कुछ तो है नहीं। कल किसी सेलिब्रिटी ने प्रमोट कर दिया तो बिटकॉइन बढ़ गया, कल अगर बड़ा बड़ा बैंक आके बोल दिया कि भाई बिटकॉइन कुछ नहीं है तो बिटकॉइन गिर जाएगा। तुम लोग को इसके बारे में पता है कि फेसबुक कौन बनाया था? वो आइडिया चुरा के बनाया था किसी से। वो जिससे आइडिया चुरा के बनाया था उसका नाम है विंकलवॉस ब्रदर्स। दो जुड़वा भाई थे, उन्होंने पहले फेसबुक का आइडिया लिया था और मार्क ज़करबर्ग ने वो फेसबुक का आइडिया चुरा के बना लिया था। तो विंकलवॉस ब्रदर ने क्या हुआ था, फेसबुक मतलब मार्क ज़करबर्ग को स्यू कर दिया था, मतलब केस कर दिया था उसके ऊपर। और केस करने के बाद वो लोग कोर्ट में प्रूव भी कर दिया था कि हाँ फेसबुक ने आइडिया चुराया है मार्क ज़करबर्ग ने, और फेसबुक को विंकलवॉस ब्रदर को 65 मिलियन देना पड़ा था। आज तो फेसबुक $1 बिलियन की कंपनी है, तो क्या उन ब्रदर्स को बुरा लगा होगा कि यार आज अगर हमारे पास रहता तो हम भी बिलियनियर बनते? बट उस विंकलवॉस ब्रदर ने एक बड़ा गेम खेल दिया। 65 मिलियन मिलने के बाद 2011 में उन्होंने 11 मिलियन डाल दिया बिटकॉइन में, जब बिटकॉइन का प्राइस $250 या $300 था, और अभी वो लोग क्रिप्टो बिलियनियर है। तो ऐसे ऐसे लोग थे, बहुत लोग हैं। पिटबुल हुआ जो रैपर है, ये लोग सब कोई बिटकॉइन खरीद के रखा है। और बोला जाता है कि 21 मिलियन में से 50 मिलियन तो बिटकॉइन ऐसे है, मतलब 50% ऑफ द बिटकॉइन ऐसे है जो सिर्फ 50 ही आदमी लोग होल्ड करके रखा है। मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन में से 10.5 मिलियन बिटकॉइन से 50 आदमी लोग ही होल्ड करके रखा है। समझ आया? और ऑब्वियसली अगर बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग होल्ड करके रखा है सो दे हैव द पावर, स्टार पावर, जो हाइप कर सके चीज़ों को, और हाइप करके तो कोई भी चीज़ तुम उठा सकता है। इसीलिए बिटकॉइन को अभी तक मतलब लाइक गिरने नहीं दिया जा रहा है, स्टिल एक बिलीफ मान के चला जा रहा है कि दिस इज़ द फ्यूचर। अब बिटकॉइन के वजह से भी बहुत कांड हुआ है। सबसे पहला बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो नंबर 1 मशीन बिटकॉइन है। दूसरा एक क्या चीज़ है कि बिटकॉइन तुम्हारा हर क्राइम में है। इवन आजकल जो पोर्नोग्राफी बिजनेस चलता है उसका पेमेंट भी बिटकॉइन में ही होता है। और हर रोज़ कोई ना कोई बिटकॉइन लॉन्च हो ही, मतलब हर कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो ही रहा है। बहुत सारे मीम कॉइन्स, ये डोज कॉइन, ये वो, थोड़ा सा हाइप कर दो। जैसे इलॉन मस्क डोज कॉइन, याद है किसी को? डोज कॉइन आया था, इलॉन मस्क ने 2-3 ट्वीट कर दिया था, डोज कॉइन का प्राइस बढ़ गया था। हाइप है ना, कुछ उसके पीछे कोई ऑपरेशन नहीं है, और फिर बहुत गंदा गिर भी गया था। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इंसान क्या है, इसका फ़ायदा उठा रहा है। तो आप लोग भी अगर मेरे से पूछो तो क्रिप्टो में ट्रेड मत करना, हाँ इसको एज ए इन्वेस्टमेंट खेलने के लिए रख देना कि चलो कुछ पैसा क्रिप्टो में डाल दिया, अगर बाई चांस लक अगर मेरा घूम गया तो सही है। बट अगर मेरे से पूछो तो क्रिप्टो में ट्रेड मत करना। बट स्टिल आपका पैसा, आपका कैपिटल, आपका मेथड सिखाना का काम मेरा है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। पक्का? चलो आज इतना तक ही क्लास रखते हैं। ठीक है, मज़ा आया क्लास में?